अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। आज सबसे बड़ी और सबसे भयानक खबर, भारत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। हरदीप सिंह का कत्ल हुआ। ये कोई पहला कत्ल नहीं है, लेकिन हुआ ये है कि आलमी बिरादरी को अब अदराक हुआ है कि भारत किस तरह से ओछे हथकंडों पर उतर आया है, किस तरह से भारत कश्मीरियों की और सिखों की अपने हुकूक मांगने पर कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म कर रखा है। कनाडा में हुआ वाकया। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस वाकये को भरपूर तरीके से उठाया। पार्लियामेंट में बात हुई। G20 ममालिक की उस कॉन्फ्रेंस या वो इजलास जिसमें भारतीय वजीर आजम के साथ यानी नरेंद्र मोदी के साथ इस वाकये को उठाया गया। रॉ का एक आला अफसर या सरबरा मौजूद था हाई कमीशन में। ये भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जिसने ये तमाम कत्ल की साजिश घड़ी और कत्ल किया। और ये पहला कत्ल नहीं है। यूके में कत्ल हुआ अवतार सिंह का, रशदीप सिंह का, तरसीन सिंह का, हरदीप सिंह का और फिर रूपदमन सिंह का। इसके बाद एजाज अहमद आहंगर, उनको भी कत्ल किया गया। ये तमाम तर लोग कनाडा, यूके, अमेरिका, मुख्तलिफ ममालिक में कत्ल किए जाते रहे। ये पहला वतीरा तो भारत का है नहीं। अब जो अपने हुकूक के लिए बात करेगा, भारत उसका कत्ल कर देगा। ये दहशतगर्दी भारत की, जो कि पूरी दुनिया में उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के जरिए फैलाई जा रही है, आज तो बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई। भारत ने आज सिफारतकार को भी निकाल दिया कनाडा के, क्योंकि कैनेडियन सिफारतकार, कनाडा जो गवर्नमेंट है उसने भारत के सिफारतकार को निकाला। तो अब यह मामला काफ़ी तशवीशनाक हालत में है और जोर पकड़ता जा रहा है। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने तो इसका बरमला इजहार किया है कि भारत को तमाम तर इन्वेस्टिगेशन में अब साथ देना होगा। अच्छा, कोई बात नई नहीं है। 18 जून की बात है जब ये कत्ल किया गया भारत की तरफ से। तो यकीनी तौर पर ये मामला उठाने का मकसद है कि कनाडा ने भरपूर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। ये कोई आम तरीका नहीं है, पाकिस्तान या भारत नहीं है। ये वो ममालिक हैं जो पहले काम करते हैं, फिर उसके बाद उस पर एक्शन लेते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई, माहिर आलमी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद बरेलवी साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। मुजाहिद साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। सर, पहली बार तो हो नहीं रहा, काफ़ी वाक़यात हैं, सीक्वेंस है 95 और उससे पहले से ये सीक्वेंस मिलता है। कभी किसी को, कभी तरसीम को, तो कभी राजपूत मन को, कभी हरदीप को, हर किसी को कत्ल करना, यानी जो अपने हक़ में आवाज़ उठाएगा उसको कत्ल करेंगे। एजाज अहमद आहंगर ने भी 14 फरवरी 2023 को उनको कत्ल किया गया। उन्होंने भी मुख्तलिफ मामलात में अपने लिए आवाज़ उठाई और भारत को एक्सपोज किया। आप देखें किस तरह से सीक्वेंस से कत्ल किया जा रहा है। और अब तो कनाडा भरपूर बोल रहा है इस पर। तो खैर मेरा ख्याल था कि यह अहम मसला है कि इंटरनेशनल उमूर पर हमारी डॉक्टर हुमा बकाई साहबा से वैसे ही मैं रहनुमाई लेता हूँ। आप आगाज़ उनसे करते, क्योंकि ये कोई सीधा साफ मसला नहीं कि कनाडा में एक सिख का कत्ल हो और उस पर जो रद्दअमल हुआ, कत्ल होना इतना अहम नहीं है। अहम यह है कि कनाडा जैसे मुल्क में हुआ, उसके बाद उनके वज़ीर आज़म ने जिस शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और हालिया दिनों में ख़ास तौर पर जो एग्रेसिव मोदी की फॉरेन पॉलिसी थी, आप देख रहे थे कि उन्होंने, हमें तो लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान बड़ा आइसोलेट हो गया है और हिंदुस्तान ने जो है ख़ास तौर पर G20 कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा वो अचीवमेंट अपना करार दे रहे थे। हो सकता है माशी महाज पर भारत अपने मजबूत मईशत की वजह से ये तमाम मुल्कों को जोड़ने में कामयाब हो गया हो। और ये भी दुरुस्त है कि आज के दौर में इकॉनमी को हम हमारे करीबी दोस्त, हत्ता के अरब ममालिक भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन ये जो वाकया सानिया ऐसा है जो जिंदा रहेगा, तो न सिर्फ इंसानी हुकूक के हवाले से, बल्कि जो अभी तक इन्होंने G20 या उससे पहले या बाद में मोदी साहब ने बड़ा एग्रेसिवली वेस्ट को, हत्ता कि हमारे अरब मुस्लिम ममालिक को विन किया है, उसको ये एक और बड़ा धचका ही पहुंचेगा। और मैं ख्याल में इस इशू को जिंदा रखना चाहिए ताकि खाली ये मामला खालिस्तान तक ये न रहे। ये एक कतल दर्ज रहती है। माजी में भी हमने देखा है जमाल खोजगी का और भी इस तरह होते हैं, हाई प्रोफाइल मीडिया पे होते हैं, हम भूल जाते हैं
और ये ऐसे ही जैसे आज कश्मीर हमने बुला दिया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सलामती कौंसिल के जो अरकान की अक्सरियत एक रेजोल्यूशन तक पास नहीं करती। 1 लाख कश्मीरी मारे जा चुके हैं, तो ये ना हो कि ये भी एक शोर शगफ हो। लेकिन बहरहाल इस वक्त कनाडा के वज़ीर आज़म का ने जो स्टेप उठाया है, एक बहुत ही काबिल ज़िक्र शायद, और काबिल ज़िक्र, काबिल मुबारकबाद। और शायद ये स्टेप हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क या बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ममालिक भी नहीं उठा सकते थे। जी डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, ये एक सीक्वेंस है। अवतार सिंह का मैंने जिक्र किया, रश्मीत का मैंने किया, तरसीम का किया, हरदीप का किया, रिपुदमन का किया, फिर एजाज अहमद आंगर जिन्हें फरवरी 2023 में अफगानिस्तान में कत्ल किया गया, टीटीपी एलिमेंट्स जो कि ऑलरेडी पेरोल पर हैं रॉ के, और कत्ल करने में जो हरदीप का कत्ल हुआ है, हरदीप सिंह का, उसमें रॉ मुलविस है। ये तो वाजे हो गया है। और अब तो एक बहुत बड़ी पावर कनाडा, उसके अपने वजीर आजम बड़ा खुलकर इस पर इजहार कर रहे हैं। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू इन सम वेज वैलिडेट हुआ है। और पाकिस्तान तो मेरे ख्याल तकरीबन 4-5 साल से ये कह रहा है कि अफगानिस्तान से हमारी ज़मीन पर भारत बदस्तूर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उसका टेंजिबल एविडेंस, और हमने फाइल भी यूनाइटेड नेशंस को पकड़ाई है। इस वक्त थोड़ी सी इस बात को इसलिए हाई खुल गई कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो कद्र गैर रिवायती तरीक़ाकार रखते हैं, उनका तरीक़ा सियासत, तरीक़ा एंगेजमेंट, उनका स्टांस इशूज़ पे गैर रिवायती है, तो ही कम आउट स्ट्रॉन्ग ऑन इट। लेकिन ना तो कोई नई बात है और ना तो ये पहली दफ़ा हुई है। जो बड़े मुल्क हैं और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके यहाँ के रूटीन की बात है। रशिया इज नोन, KGB और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इवन CIA, दे आर नोन फॉर डूइंग दिस। ये उनका वतीरा है कि वो एक तकरीबन हॉट परसूट करते हैं और टारगेट को दूसरे सोवरेन मुल्क में जाके अटैक करते हैं। इसराइल हर वक्त अटैक करता है पैलेस्टाइन में, ये कह के ये फला हमारा हॉट टारगेट है, हम इसको करेंगे। बुश ने टर्म इंट्रोड्यूस की थी, हॉट परसूट और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। तो इंडिया क्योंकि अब ग्रेजुअली उस लीग में दाखिल हो रहा है और समझता है कि उसको गेट अवे विद इट, वो भी उसी वसीले को इख्तियार कर रहा है और उसको पुष्पनाही हासिल है बड़ी पावर्स की। तो आपने देखा जैसे ये पूरी सूरत हाल इमर्ज हुई, इंडिया से ज्यादा सख्त जवाब तो अमेरिका की तरफ से आया, और अमेरिका ने तब्दील की कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की रिएक्शन के ऊपर। तो सूरत हाल ये है कि जो सबकी पावर पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स में अमेरिका इंडिया को, न्यू दिल्ली को, वेस्टर्न वर्ल्ड की पुष्पनाही हासिल है। इसलिए वो न सिर्फ इसकी वजह से बहुत सारे इक़दाम की चश्मपोशी करता है और पुष्पनाही भी करता है। और इसको इस्तेमाल करते हुए इंडिया, एक टर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं हार्ड हेडिंग, तो इंडिया अपने मफाद के लिए ये खेल खेलता है, चाहे वो यूक्रेन और रशिया की जंग हो, चाहे कश्मीर हो, और चाहे खालिस्तान या ये प्रेजेंट असैसिनेशन ऑफ अ लीडर हो। इंडिया ये खेल बखूबी खेलता है और उसको पता है कि कुछ हाथ होगा नहीं, क्योंकि उसने अपने अंदर अपने लिए एक इक्वेशन क्रिएट कर ली है, माशी तौर पे भी और स्ट्रैटेजिकली भी। तो खित्ते में वॉशिंगटन को, वेस्टर्न पावर्स को उसकी जरूरत है। माशी तौर पे वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, चाइना को काउंटर फोर्स के तौर पे उसे देखा जाता है, अपने आप को वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है। इसी नोशन में ये तमाम चीजें उसको स्पेस देती हैं ये सब कुछ करने की। तो मेरा नहीं ख्याल कि ना तो जो पहला वाकया था और ना माजरत के साथ ये आखिरी वाकया होने वाला है। छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि तशवीश पाई जाना और बात करना, ये बहुत लंबे अरसे से हम खामोशी, जमूद, एक जमा हुआ पानी देख रहे थे। क्या ये एक कंकर है जिसने पानी हिलाया? क्या इस पर बात करना अब बढ़कर आसान होगी? पाकिस्तान तो इसकी निशानदेही बहुत पहले से कर रहा है, और फिर आपके सामने कुलभूषण यादव की खुली मिसाल है कि किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई गई, पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करवाने की कोशिश की गई। हमने कमाल तरीके से वो तमाम जो मजमूम साजिश थी उसको पसपाई दी और उसके सामने खड़ी हुई हमारे अफवाज। लेकिन कुलभूषण यादव खुली
किताब ज़रूर है। क्या करना होगा हमें आगे? हमने तो इसके हवाले से बहुत काम भी कर रखा है पाकिस्तान ने, और कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो डोजियर की सूरत में जमा करवाए हुए। वापस आते हैं ब्रेक से इस पर भी बात। वेलकम बैक जी। अब मैं एक सवाल छोड़कर गया था, इससे पहले तो हम देखते थे कि पाकिस्तान ही खुलकर बात कर रहा है भारत के इस मजमूम रोल, इस दहशतगर्दाना रोल, क्योंकि जब से मोदी आया, मोदी तो खुद अगर आप जाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि गूगल उसको दहशतगर्द कहता था, अमेरिका जाने पर उस पर पाबंदी थी, वज़ीर आज़म बना दिया है उसको भारत का, तो ये तो होना ही है। अब भारत में एक तशद्दुद पसंदाना लहर, दहशत गर्दाना लहर उठ रही है, मुसलमानों को वहाँ पर बांध बांध कर मारा जा रहा है, मुसलमानों को उनका मज़हब छुड़वाने के लिए उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, और फिर कश्मीर में जिस तरह से पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ की यंग नस्ल से डर कर कि वो अपने हक में आवाज़ ना उठाए, उनको अंधा किया जा रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, इसमत दरियाँ हो रही हैं। अब तो दूसरे ममालिक को ये अंदाज़ा हो गया कि हमारे मुल्क में बैठ के रॉ जैसी घटिया और ख़तरनाक एजेंसी क्या क्या मजमूम अज़ाइम है जिस पर कारबंद है। जी मुजाहिद साहब, अब तो दुनिया में इस पर बात शुरू हो गई, अब तो जस्टिन ट्रूडो ने भी बात शुरू कर दी है, तो ये एक अच्छा साइन है। देखिए, तो जज्बाती गुफ्तगू या तकारीर या नारेबाजी से मसला हल नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे मीडिया में एक हम हाइप क्रिएट करते हैं। कल मैं देख रहा था कि चीफ जस्टिस साहब की 8 घंटे तक चलती रही, लोग महंगाई भी भूल गए और बिजली पर भी गुफ्तगू नहीं हो रही थी और किसी इशू पे नहीं हो रही थी। तो इस वक्त यूनाइटेड नेशन का सितंबर का इजलास जारी है। इससे बेहतर वक्त नहीं होगा कि हमारे सफारतकार और वलियाँ वहाँ मौजूद हैं, वो लॉबिंग करके, और जो ओपन वाकया है जिसमें कनाडा ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन से सलामती कौंसिल में पास होना चाहिए, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, और गालिबन 20 सितंबर 21 सितंबर को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर खिताब करने जा रहे हैं उसमें ठोस लें। देखिए, दुनिया जो है वो वक्ती तौर पर तो आपने ह्यूमन राइट के हवाले से इसकी मदम्मत करती है, लेकिन आपने देखा कि भारत ने जो एग्रेसिव तरीके से इकोनॉमी के अपने सबब, जो G20 देख लें और जो भी फोरम देख लें। मैं ज़रा हुमा बकाई साहिबा से इस तरफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मुजाहिद साहब ने। हुमा बकाई साहिबा, जो हमारी तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, अब उसको मजबूत करने में या उसकी सपोर्ट में ये आवाज़ कितनी बड़ी हो सकती है? कलभूषण यादव आपके सामने खुला चैप्टर है। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की ना कि ये कोई छोटी चीज नहीं हुई है, जो वायलेशन है वो बहुत बड़ी है, और कनाडा ने वो बोल्ड स्टेप भी लिया। यहाँ पे जो यूजुअल होता है कि उन्होंने अपना एनरॉय वापस बुला लिया, इंडिया ने भी उनके एनरॉय को वापस भेज दिया, ये सब कुछ हो गया है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है ना इवन कनाडा और इंडिया के बीच में, वो मैसिव है। आपको अंदाजा ही नहीं है कितना बड़ा इंडियन डायस्पोरा, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, वो इस वक्त मिसिसागा, टोरंटो और दूसरी जगहों पे रहती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आई है इस हवाले से, और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस किया है, लेकिन क्या इससे इंडिया का में कोई बिहेवियरल चेंज आएगा? मुझे ऐसा नहीं नजर आता। सारे पोल्स आपको ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 12-13 पार्टीज का इल्हाक हुआ था ना, इंडिया में शायद 28-29 पार्टीज का इल्हाक हुआ है, उसका जो मुखफ़िफ है वो इंडिया ही बनता है। लेकिन इसके बावजूद प्रिडिक्शंस यही हैं कि मोदी की हुकूमत आएगी, तो फिर अगर मोदी की हुकूमत आएगी तो ये ट्रेंड्स भी जिंदा रहेंगे। हाँ मैडम, एक चीज़ आपसे मैं अगर हूँ बकाई साहिबा, माइंड सेट की अगर बात करूँ तो जब से ये मोदी सरकार आई है, माइंड सेट वहाँ पर बहुत दहशतगर्दाना और तशद्दुद पसंदाना है। अब तो भारत पर आ गए हैं वो, भारत अपना नाम तब्दील करवा लिया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से कश्मीर में होता था, कोई उससे अलग तस्वीर नहीं है जो भारत में अक़लियतों के साथ हो रहा है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अब इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म, ये तमाम चीजों के कीचड़े उड़ा दिए मोदी साहब ने अपने रवैयों तरीकों से। दाम से, लीगल एक्ट से, कोर्ट पर काबिज होकर, मतलब वाइस चांसलर से लेके वहाँ पे जो जजेस हैं वो नहीं हो सकते अगर वो उनका स्ट्रॉन्ग स्किल्स नहीं है या वो हिंदुत्व की तरफ राग़िब नहीं है। नाम भी है, जैसे आपने वजह तौर पे कहा, इंडिया का भारत हो गया,
इन तमाम चीजों के बावजूद मैं नहीं समझती, जो आपका सवाल था कि क्या कोई बिहेवियरल चेंज आएगी, बिहेवियरल चेंज नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया इस वक्त बड़ी कंफर्टेबल पोजिशन में है और उसकी ऐसे रवाबित बिल्ड हुए हैं इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड कि उनको उसकी जरूरत है इस खित्ते में भी और दुनिया में भी, और बिलखुसूस चाइना के बरखिलाफ। तो इस वक्त जो आप बहुत सारी सियासत दुनिया में देखते हैं वो शाखसाना है चाइना और अमेरिका की चपखलिश का, और उस चपखलिश में वॉशिंगटन स्क्वायरली इंडिया के साथ खड़ा है। पहले भी उन्होंने चश्मपोशी की है, पुष्पनाही की है, मेरे ख्याल है अब भी करेंगे। और मैं एक जुमला और कहती हूँ कि जी असल मसला जो हमें समझने की जरूरत है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और मेरा दिल चाहता है कि मैं कहूँ कि मोदी से भी बड़ा है, और अब इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं मोदी के खिलाफ। होपफुली इंडिया को बेड़ी इंडिया डालेगा, लेकिन अभी तक इमीडिएट फ्यूचर में उसके हमें इशारे नजर नहीं आते। ये स्टोरी बड़ी है, खुलकर सामने आई है, इस पर बात भी होगी, लेकिन ये स्टेट लेवल तक नहीं चाहती। जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो तवातुर के साथ भारतीय रवैयों के हवाले से बात कर रही है, लेकिन वहाँ कुछ प्रोग्रेस हमें तो उसे ग्राउंड पे नजर नहीं आती। ठीक हो गया मुजाहिद साहब, दो चीज़ें, एक इंडिया में बढ़ता हुआ तशद्दुद मोदी सरकार की इस हुकूमत में, और दूसरा पाकिस्तान के पास बेहतर मौका है कि हमने तो डोजियर जमा करा रखे हैं कुलभूषण यादव और दहशतगर्दी के हवाले से, जो बरमला इजहार करते हैं, खुली किताब है इस चीज़ का कि भारत दुनिया के हर ममालिक में जाके दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ रॉ के थ्रू कर रहा है। ये जो वाक़या है, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हम, आपने खुद भी कहा कि हमें इसको तकरीर और प्राइम मिनिस्टर को अपनी तकरीर में, लेकिन क्या हमें अब लॉबिंग करने और जो वाशिंगटन और बीजिंग चपकली जिसका जिक्र कर रही हैं उमा बकाई साहिबा, तो क्यों ना हम अपने किसी ब्लॉक की तरफ जाएं, क्यों हम इस लॉबिंग को नहीं सोचते हैं? नहीं, तो साफ बात है, ये ठीक है, बहुत बड़ा वाकया। अब इस वक्त आपको ये भी एक रियलिटी है कि आज दुनिया में ताल्लुकात, रिलेशंस क्या है, उसकी बुनियाद इकोनॉमी है। हमारे पास है क्या? अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, कहीं मैं मौजूद से ना हट जाऊं। हिंदुस्तान, आप देखें ना, उसने इब्तदा कहाँ से की थी? बूचर ऑफ गुजरात। उसको, यानी आप देखिए कि जो इंडिया में गुजरात के लोग हैं या उन्होंने उस बूचर ऑफ गुजरात को दोबारा इलेक्ट कराया, ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर लगवाया बल्कि उसको प्राइम मिनिस्टर लगाया। यानी उन्होंने एक ऐसा माइंडसेट तैयार कर लिया है जो मोदी को हर सूरत में, ये तो एक वाकया है वो भी सिखों का, सिख बेचारे वैसे भी वहां चंद फीसद लोग हैं, या मुसलमान फिर भी एक बहुत साइजेबल मौजूद है। तो जो एक वो माइंडसेट बना चुका है हिंदुस्तान में मोदी, और आप अभी भी जो शवाहिद आ रहे हैं, कांग्रेस जैसी जमात, कितनी बड़ी जमात, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की, आज मुश्किल एक आध सूबे में जीत गई है, आइंदा भी जो ट्रेडिशन इसी की जीतेगी। मकसद ये है कि हमें इस चीज से किस तरह से सिफारती तौर पर एग्रेसिव स्टेप उठाकर, और जैसे मैंने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का कि हिंदुस्तान के खिलाफ हम करारदाद ही पास करा दें। अब आप ये देखें, जैसे G20 का मैं कह रहा था, वो तुर्की से लेकर एक ऐसी राहदारी ला रहे हैं, उसमें यहूदी इसराइल तक जा रही है। वो ये जो तुर्की और सऊदी अरब और ये, मैंने कहा हमारे ये नारेबाजी वक्ती तौर पर खत्म हो जाएगी, लेकिन वो एक कितना बड़े स्टेप ले रहे हैं, कितने दूरदर्श स्टेप ले रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट होगा, कितना फायदा होगा, ये वाली देखे ना कि हम इसमें कहीं नहीं है। हमारे जो है तमाम, मुझे नहीं पता कि हमारे सिफारतकार यहाँ या वाशिंगटन में या दीगर क्या कर रहे हैं, इस पर भी तो जरा गौर कीजिए आप। ठीक है हुमा बकाई साहिबा, हमारी सिफारतकारी और हमारी लॉबिंग वैसे तो हमें पता है कि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई, लेकिन अब आपको लगता है, एक तो कुलभूषण यादव के डोजियर तक सब कुछ गया हुआ है, फिर लेकिन हमने उस पर या तो अपने पॉलिटिकल कहें कि विल कम है हमारी, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो खुद अपने मसाइल में इतना उलझ गए हैं कि वो इस काम पर तवज्जो नहीं देते। हमारे सिफारतकार, उनका रोल कैसा है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सिफारतकारी बुरी नहीं है, और हमारा फॉरेन ऑफिस खासा विजिलेंट है और अच्छा किरदार अदा करता है। हमारे पास करियर डिप्लोमैट्स हैं जो नेशनल फ्रंट से हमारा केस अच्छा लड़ते हैं। लेकिन देखिए, मैं बहुत मौदबाना गुजारिश करूं, इट इज ऑल्सो एन इशू ऑफ फंडिंग। हमारे बहुत सारे मिशन अब्रॉड बंद हो गए,
हमारे बहुत सारे मिशंस अब्रॉड हैं, उनके पास सस्टेनेंस के भी पैसे नहीं जी। हमारे बहुत सारे उसके बरखिलाफ आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितनी अग्रेसिव लॉबिंग इंडिया करता है अपने मफाद, अपनी बात को फैक्टर इन कराने के लिए। इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आज की जंगें कन्वेंशनल फ्रंट पे तो लड़ी नहीं गई। दो फ्रंट हैं जो बहुत अहम है, जिसमें आजकल की के दौर की जंग या तो जीती जाएगी या हारी जाएगी। एक है डिजिटलाइजेशन का फ्रंट और एक है इकोनॉमी, मईशत का फ्रंट। मतलब लोग कहते हैं कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस थी ना, उससे भी बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल डेटरेंस है। तो इन दो फ्रंट पे पाकिस्तान को काम करना है, इन दो फ्रंट पाकिस्तान पीछे है। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं भाई। आप जब 23 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, कौन आपसे बात करेगा? बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है डॉक्टर हुमा बकाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई। माहिर बैन अवी उमूर, सीनियर तजियाकार, मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और इस नोट पर ये डिस्कशन एंड हो रही है कि हमें लॉबिंग की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर हमारी पॉलिटिकल विल बड़ी कम थी, लेकिन पॉलिटिकल विल अपनी जगह, लॉबिंग के लिए सिफारतकारों को मुतारिक होना पड़ेगा, उसमें ट्रेड के हवाले से होना पड़ेगा, तालीम एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं उस पर बात करनी होगी। हमारे यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं, अगर वो स्किल्ड वर्कर है तो उसकी स्किल के मुताबिक उसको जॉब देने के लिए इस पर काम करना। रॉ की इस मजमूम और इस दहशत गर्दाना जिस किस्म की उनकी कार्रवाइयाँ हैं, इसको अब दुनिया भर में एक्सपोज करना होगा। इसके बगैर अब काम नहीं चलेगा। अब तो कनाडा से भी आवाज़ उठी है, जिनके साथ उनके अच्छे खासे मौशी ताल्लुकात हैं। तो अब मामला पाकिस्तान के कोर्ट में है कि पाकिस्तान इसको सिफारती सतह पर किस तरह से उठाता है। कुलभूषण यादव या इस तरह की दहशत गर्दाना और चीज़ें या कार्रवाइयाँ उसको किस तरह से दुनिया भर को दिखाता है, और ये जो मजमूम उनके मकासद है इसको कैसे अया करता है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो पाकिस्तान में जो स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इकॉनमी की बेहतरी के लिए, वो किस हद तक बेहतर होंगे। पाकिस्तान में डॉलर थोड़ा नीचे आता दिखाई दे रहा है, रुपया थोड़ा बेहतर होता दिखाई दे रहा है। क्या वजह है, कैसे हो रहा है? क्या पेट्रोल भी थोड़ा नीचे आएगा? पेट्रोल जिस हद तक चला गया है वहाँ से लोगों की चीखें निकल चुकी हैं। खाने पीने की अशिया और इन्फ्लेशन हद पर है और मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार है। वापस आते हैं ब्रेक से इस पर बात। वेलकम बैक जी। काफ़ी सारी बातें जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले की थी, अब उस पर बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हैं, माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि इस वक्त स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसका क़याम कितना ज़रूरी था और इससे हम कितनी बाहर की सरमायाकारी वापस ला सकते हैं जो अब तक काफ़ी तेज़ी से चली गई है? कि ये जो एक सिल्वर लाइनिंग जो है इस वक्त हमें यही नज़र आ रही है कि SIFC के जो इनिशिएटिव्स हैं वो किसी तरीके से जो है वो कामयाब हो जाएं। तो उस सिलसिले में अगर आप देखें तो आर्मी चीफ की तरफ से भी जो है वो कमिटमेंट्स दिए उनको मिले थे। आइडियली $25 बिलियन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिडल ईस्ट से भी कर रहे थे ओवरऑल $75 बिलियन, जिसके अंदर ज़ाहिर है सरफ़हरिस्त सऊदीया, UAE, कतर से उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये कुछ कमिटमेंट जो हैं वो रिसीव होंगे। जिसके बाद कुछ ऑयल रिफाइनरी कीमत के अंदर भी पैसे आने थे, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी जो है लगने थे, एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स की तरफ कमिटमेंट्स थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक सिल्वर लाइनिंग थी ऐसे हालात में जाकर हम देख रहे थे कि रुपी जो है फ्री फॉल जो है वो की तरफ निकल गया था। फॉरेन FDI नंबर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे। और फिर जाहिर है अगर आप डेटा देखें मुल्क का तो रेमिटेंसेस के अंदर भी जो है वो फॉल नज़र आ रहा था। ऐसी सिचुएशन के अंदर इस मीटिंग का होना और फिर उसके अंदर जो है SIFC के जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी तरफ जो है निशानदेही करना, आई थिंक कि सेंटिमेंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि SIFC जो है वो कामयाब, उस इनिशिएटिव जो है उसमें कामयाबी हासिल हो। और आई थिंक कि वही एक सिल्वर लाइनिंग होगा और उसी की बेसिस पर आगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान मार्केट का रुख करेगी। ठीक हो गया सर, अच्छी चीज़ है। $70 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो डॉलर है सर, ये बताइएगा क्या वजूहत देख रहे हैं कि क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से डॉलर बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं नीचे आ रहा है? देखिए, आई थिंक कि इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना वो क्रैकडाउन था। आई थिंक एक्सचेंज कंपनीज के जो रूल स्टेट बैंक ने चेंज किए हैं
उसके अंदर जो है गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर 6 मंथ्स हम देखेंगे कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनको जो है वो उनके अगेंस्ट में एक पिलर होना इम्पॉर्टेंट होगा। वो एक बैंकिंग सेक्टर जो है उसका रोल बढ़ जाएगा और एक्सचेंज कंपनीज के जो कैपिटल है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट उसके अंदर बढ़ाओ आगे 50 करोड़ की उसकी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए और ओनरशिप जो है वो पीछे एक कमर्शियल बैंक की होनी चाहिए। तो आई थिंक कि ये एक इनिशिएटिव जो लिया गया, उसके बाद हमने देखा कि एक्सचेंज कंपनीज खुद जो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो कि काफ़ी तशवीशनाक एक्टिविटीज़ थी, उसके अंदर कमी देखी गई। साथ में हमने ये भी देखा कि क्रैकडाउन हुआ पेशावर मार्केट के अंदर भी अगर हम देखें तो वो एक्सचेंज की जो मार्केट्स हैं उनको क्लोज डाउन किया गया और ऐसी जो स्मगलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी जिसके अंदर करेंसी स्मगलिंग है, इसके साथ हम देखते हैं कि जो गुड्स की स्मगलिंग है फ्रॉम अफगानिस्तान, जो हमारी ट्रांजिट ट्रेड है उसके अंदर भी काफ़ी हद तक जो है ना वो जो है वो पेशरफ्त हुई उसको रोकने के लिए और स्मगलिंग को ख़त्म करने के लिए। आई थिंक कि एक ऐसी डेवलपमेंट थी जिसके अंदर पाकिस्तान का जो हम देख रहे थे कि डॉलर जो है नेबरिंग कंट्रीज की तरफ जा रहा था जिनको जिन पर सैंक्शंस लगे हुए थे, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान या ईरान की तरफ जो रुख हो रहा था पाकिस्तान के डॉलर्स, आई थिंक कि उसके अंदर जो है वो हमें खातिर का कमी उस डिमांड में नजर आई और उसके बाद हमने देखा कि रुपी जो है पिछले कुछ हम देख रहे हैं 7 से 8 दिनों से जो है वो स्ट्रेंथिंग की तरफ है और अब जो है वो रुपी के अंदर 11 से 12% जो है ओपन मार्केट के अंदर जो है उसकी स्ट्रेंथ पकड़ी है। तो आई थिंक ये अगर ये डेवलपमेंट चलती रही तो अपनी रियर की तरफ रुपी आएगा, जो कि आइडियली जो है वो जो बड़ी बैंक्स हैं उनकी तरफ से 240 या 250 का लेवल है। तो आइडियली उन लेवल्स पर अगर रुपी आता है तो हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन लेवल भी जो है वो कम होगा और इन्फ्लेशन जब कम होगी तो हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट के अंदर भी कमी आएगी। इंटरेस्ट रेट के अंदर अगर कमी आएगी तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट को होगा जिसकी मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है वो इंटरेस्ट अच्छा, जो है वो एहसन साहब, आपने बात कर दी इंटरेस्ट रेट की। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हम इंटरेस्ट रेट को कहते हैं कि जब बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, इतना बढ़ा दिया कि 22% पे ले गए और उस पर बरकरार रखा है, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हुई नहीं। तो क्या ये गलत पॉलिसी है? देखिए, आई थिंक कि जो इन्फ्लेशन को जो जिस एनवायरनमेंट में हम हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जाहिर है हमें देखना पड़ता है कि ग्लोबल नॉर्म्स क्या हैं। उन नॉर्म्स के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो आई थिंक कि जो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट है उसको पॉजिटिव करने के लिए हमारा इंटरेस्ट रेट हमारी इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन जो है हम देख रहे हैं कि वो 27% तक लास्ट रिकॉर्ड भी है और आई थिंक कि जो हमारा डिस्काउंट रेट वो तकरीबन 22% है। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो ज़्यादा है। तो रियल इंटरेस्ट रेट हमारा तकरीबन इस वक्त करंट जो है वो -5% चल रहा है। तो IMF प्रोग्राम के अंदर होते हुए हमारे जो लेंडर है उसकी रिक्वायरमेंट है कि रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होना चाहिए और आई थिंक कि लेंडर की रिक्वायरमेंट को हमें पूरा करना था और उसके अंदर जो भी बेसिस होता है यानी कि डिमांड का बढ़ना होता है या सप्लाई का कम होना होता है, दोनों सूरत के अंदर जो है हमने देखा कि इन्फ्लेशन हमें नजर आई और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एक ग्लोबल नॉर्म है और वो नॉर्म ये है कि हमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। तो आई थिंक कि इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ना है वो इम्पोर्टेंट था और अब हम इस वक्त देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है उल्टा कमी होते हुए नजर आ रही है। जब स्टेट बैंक की तरफ से हमने देखा कि स्टेटस को पॉलिसी ली गई बशमूल इसके कि IMF प्रोग्राम के अंदर थे और IMF की स्ट्रिक्ट जो है वो गाइडलाइंस थी कि रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि हमारा जो सूद जो है का रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए इन्फ्लेशन के रेट से। उसके बावजूद हमने देखा कि स्टेट बैंक ने सपोर्ट किया और आगे वाली पॉलिसी जो है वो हमारी नज़र आई कि हमें उसके अंदर स्टेटस को नज़र आया। ठीक है। अच्छा एहसन साहब, अगर एक चीज़ इसमें ज़रा एडअप भी कर लें, हम देख रहे हैं कि जो हमारी कैपिटल मार्केट है या स्टॉक मार्केट जिसे कहते हैं 45,910 पॉइंट यानी समझ लें 46,000 पर आज भी खड़ी है, लेकिन कैपिटलाइजेशन वो नहीं है जो हम 2018 का देखते थे। इसकी क्या वजह है? वॉल्यूम्स कम है, FDI निकल गई है, क्या मामला है? देखिए, कैपिटलाइजेशन इस वजह से हमें नजर नहीं आ रही जो 6.7 ट्रिलियन रुपीस पर इस वक्त है। आई थिंक कि कैपिटलाइजेशन तो मोरलेस जो है वो हमने देखा था कि 10 बिलियन 10 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन अगर हम डॉलर टर्म्स के अंदर देखें तो रुपया जो है वो 1/3 हो गया है पिछले 3 या 4 सालों के अंदर। हमने देखा है ऑफ द प्रीवियस वैल्यू जो 2018 में रुपया ट्रेड करता। तो आई थिंक एक रीज़न ये भी है कि वो $100 बिलियन की जो हमारी मार्केट थी वो 1/3 जो है वो $33 बिलियन पर सिर्फ रुपये के गिरने की वजह से डॉलर टर्म्स के अंदर हो गई। फिर दूसरी वजह हमने ये देखी कि जो मार्केट सेंटिमेंट है उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके डिविडेंड्स जो हैं वो हम
नहीं उनके रिमिट कर पा रहे थे आउटसाइड द कंट्री, जिसके बाद फॉरेन कंपनीज ने स्पेशली डीलिस्टिंग को फोकस किया। और आई थिंक कि डीलिस्टिंग जब हुई तो हमने देखा कि उनकी जो कैपिटलाइजेशन है वो कंपनीज जो है वो मार्केट से चली गई, यानी कि वो प्राइवेट कंपनीज बन गई। एक रीजन ये भी बना कि हमारा ओवरऑल सेंटिमेंट यानी कि एफडीआईज के जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के अंदर फ्लो इन की जगह फ्लो आउट होना शुरू हो गई। जब फॉरेन इन्वेस्टर को ये पता लगा कि वो अपने डिविडेंड्स पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके जा सकते डॉलर फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास डॉलर थे नहीं और नहीं है डॉलर। तो आई थिंक कि ये जो ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमारी मार्केट के जो मल्टीपल्स है, जो एवरेज जो है 11 से 12 मल्टीपल पे पाकिस्तान मार्केट चलती थी, वो 3 से 4 मल्टीपल पर जो है फॉरवर्ड अर्निंग के आ गई। जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आई। तो ये 3 या 4 रीज़न इसके हैं। पहला रीज़न तो ये कि हमारे पास डॉलर नहीं थे, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट की तरफ से चली गई। दूसरा हमने ये भी देखा कि रुपी चूंकि गिर गया तो डॉलर टर्म्स के अंदर जो है 1/3 हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, $33 बिलियन वैसे हो जानी चाहिए थी, और अब हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन $23 बिलियन तक है। वो भी इस वजह से जो है वो कम हो गई है, जो $100 बिलियन कभी होती थी कि रुपया भी जो है वो गिर गया। साथ में हमने देखा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवेस्टमेंट की तरफ चली गई, और साथ में हमने ये देखा कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहाँ से चली गई तो लोकल इन्वेस्टर्स आए, जब फॉरेन इन्वेस्टर को देख के इन्वेस्टमेंट करता है उसका उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होता है, क्योंकि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम भी कम हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँ एहसन साहब, हम ब्लू चिप्स जिन्हें कहते थे वो जाइंट्स, तो वो शायद यही रीजन हैं कि अब वो जाइंट्स नहीं रहे। देखिए बिल्कुल ये भी एक रीज़न है कि वो जायंट्स जो हैं उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो अर्निंग्स उनकी फिर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं करता क्योंकि वो डिविडेंड भी नहीं दे सकती सर्कुलर डेट क्राइसिस की वजह से। और एक रीज़न ये भी है कि अगर वो डिविडेंड दे भी देती हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर उसको डॉलर टर्म के अंदर पाकिस्तान से बाहर नहीं ले जा सकता, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है डिविडेंड पेमेंट के ओवरसीज। तो आई थिंक ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर जो है ठीक है। अच्छा सर, चूंकि वक्त की कमी है, एहसन साहब सिर्फ ये बता दें, ये जो डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाने की खबरें हैं फायदेमंद होंगी काला धन रोकने के लिए? देखिए आई थिंक कि जो डिजिटल करेंसीज हैं उसके अपने कोई रेगुलेशन नहीं होती, वो रेगुलेटेड नहीं होती स्टेट बैंक की तरफ से। तो आई थिंक कि इसको इस वक्त जो है वो स्टेट बैंक काफ़ी ज़्यादा कॉशियसली जो है उसको अलाउ करेगा। अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड पर भी जो है वो आप डिजिटल करेंसीज बाय और सेल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ओवरऑल जो इसका इस वक्त जो रूल्स हैं, प्रेजेंट रूल्स हैं, उसके अंदर ये इलीगल है इसका ट्रेड होना। बट अगर वक्त के साथ जो है बिटकॉइन या दूसरी डिजिटल करेंसीज जो है अगर जो है वो मुतरातिब की जाती है तो उसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट होगी, बट ज़ाहिर है उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर्स दरकार होंगे, और डॉलर्स जब वैसे ही हमारे पास जो है मुल्क के पास वो कम है, तो इसकी इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी लिमिट के साथ होगी। एट द सेम टाइम इसको हम देखेंगे कि ये दीगर ट्रांजैक्शन के अंदर यानी कि इन्वेस्टमेंट का भी एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसको काफ़ी हद तक जो है स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग के साथ इसको अगर कभी किया जाता है तो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ठीक हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब तक स्टेट बैंक ये सारी चीज़ें देखेगा, जैसे बिटकॉइन का मामला है, तो डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाना इतना आसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।